गोली चलाओ हम सीने पर खाएंगे, तुम एक सर काटो हम हजार कटवाएंगे। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, यहाँ हर घर से भगत सिंह निकल कर आएंगे। यहाँ हर घर से भगत सिंह निकल कर आएंगे। नमस्कार, मैं नरेश कुमार आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ शौर्य गाथा शहीदों की विरासत हमारा अभिमान भाग 3। आज की हमारी कहानी रहेगी शहीद आजम भगत सिंह की। बात है वर्ष 1907 की 28 सितंबर को एक सिख फैमिली में जन्म होता है शहीद आजम भगत सिंह का। गांव बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब, पाकिस्तान। जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ, उनके पिता सरदार किशन सिंह, उनके चाचा अजीत सिंह और चाचा स्वर्ण सिंह उस समय जेल में कैद थे। जेल में कैद होने का कारण था उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां। उनकी मां का नाम था विद्यावती, जो कि एक बड़ी ही क्रांतिकारी महिला थी और उनके विचार बड़े ही उच्च थे। भगत सिंह का प्रारंभिक जन्म, प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक जो जीवन है वो क्रांतिकारियों के बीच में उनकी शौर्य गाथा सुन सुनकर वो बड़े हुए और उनका जो विचार थे वो भी क्रांतिकारी गतिविधियों के बीच में रहे। लगभग जब भगत सिंह सिर्फ 5 वर्ष के थे, वो अपने पिताजी के साथ खेतों में घूमने गए। उनके पिताजी जब कोई बीज बो रहे थे, अनाज बो रहे थे, भगत सिंह ने पूछा, पिताजी आप क्या कर रहे हो? उनके पिताजी ने कहा कि मैं आम की गुठलियां हैं ये बीज रहा हूं, इससे बड़े आम पैदा होंगे और बड़े बड़े आम के फल लगेंगे। तो अंग्रेजों से भगत सिंह को बचपन से ही नफरत थी, जिसकी वजह से भगत सिंह तुरंत दौड़कर घर गए और एक बंदूक ले आए। लाकर बंदूक को जमीन में गाड़ दिया और वहां पानी देने लगे। उनके पिताजी बोले, बेटा क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह का जवाब सुनकर उनके पिताजी की आंखें गुस्से से भर आई। भगत सिंह का जवाब था कि पिताजी मैं बंदूक का पेड़ लगा रहा हूं, यहाँ पर बहुत सारी बंदूकें लगेंगी जिनसे मैं अंग्रेजों को मारकर हमारे देश से बाहर निकाल दूंगा। तो ये उनके विचार थे बचपन से ही। धीरे धीरे भगत सिंह बड़े हुए, प्रारंभिक शिक्षा स्कूल की शुरुआत हुई। भगत सिंह सिर्फ 8 वर्ष के थे। स्कूल में उस समय जो भारतीय विद्यार्थी थे उनके साथ अंग्रेजों द्वारा भेदभाव किया जाता था और अंग्रेजों के जो बच्चे थे वो बेंचेस पे, स्टूल पे, चेयर पे बैठते थे। भारतीयों के जो बच्चे थे वो नीचे फर्श पर बैठा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अंग्रेज का एक बच्चा पानी पीने के लिए कक्षा से बाहर चला गया। तो भगत सिंह ने सोचा कि क्यों न मैं इस कुर्सी पर बैठ जाऊं। भगत सिंह खड़े हुए और कुर्सी पर बैठ गए। जैसे वो अंग्रेज का बच्चा पानी पीकर वापस आता है तो भगत सिंह कहते हैं कि भगत सिंह से बोलता है कि भगत सिंह ये मेरी सीट है, तो यहाँ से खड़ा हो जा। भगत सिंह कहता है ये तेरी सीट कहाँ से आई? ये देश मेरा, ये जगह मेरी, ये स्कूल मेरा, तो ये सीट भी मेरी रहेगी। जा जो करना है वो कर ले, मैं यहाँ से खड़ा नहीं हूँगा। तो वो देखकर उनके अध्यापक और अंग्रेज अधिकारियों ने सोचा कि इतना छोटा सा बच्चा, इसके क्रांतिकारी इतने बड़े विचार हैं, तो बड़ा होकर ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनेगा। क्यों न इसका फन अभी से कुचल दिया जाए और इसे बाल सुधार जेल में भेज दिया जाए। तो जो बच्चों की जेल होती है, बाल सुधार गृह होता है, वहां पर भगत सिंह को भेज दिया जाता है। 3 दिन की सजा सुनाई जाती है। भगत सिंह 3 दिन सजा काटकर जब घर आते हैं, जब भगत सिंह घर आते हैं तो उनकी माँ विद्यापति के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो भगत सिंह कहता है, माँ आप रो क्यों रहे हो? जेल काट कर मैं आया हूँ, रो तो मैं भी नहीं रहा, आप क्यों रो रहे हो? ये तो आप खुशकिस्मत समझो कि जिसके पिता क्रांतिकारी है, जिसके चाचा क्रांतिकारी है, वो बेटा भी उन्हीं की तरह क्रांतिकारी बनना चाहता है। भगत सिंह की माँ ने सोचा कि ये बेटा तो हाथ से निकल गया। भगत सिंह अपने माँ को बहुत प्यारे होते थे। उनके माँ भगत सिंह को बहुत प्यार करती थी, उनकी आंखों के तारे होते थे भगत सिंह। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और भगत सिंह अपनी शिक्षा में लग गए। भगत सिंह की शिक्षा 10वीं क्लास डीएवी हाई स्कूल लाहौर से की और उन्होंने जो कॉलेज की पढ़ाई है वो लाहौर कॉलेज से की। पढ़ाई के साथ साथ वो क्रांतिकारी गतिविधियां भी करते रहे। जैसे कि बात है वर्ष 1919 की, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो भगत सिंह महज 12 साल की उम्र का बच्चा था। 12 साल की उम्र में जब उन्होंने सुना कि ऐसे जलियांवाला बाग, भगत सिंह वहां गए, जाते हैं, जाके देखते हैं तो पूरी की पूरी मिट्टी जलियांवाला बाग खून से लथपथ था।
उन्होंने एक बोतल ली और एक बोतल में वहां की मिट्टी डाली और उस मिट्टी को नमन किया और अपने साथ चुपचाप साथ ले आए। वर्ष 1920 में गांधी जी द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। असहयोग आंदोलन बड़े ही चरम सीमा तक पहुंच गया। सभी को लगने लग गया था कि अब भारत आजाद हो जाएगा। सभी महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों ने, विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, डॉक्टरों ने अपनी मेडिकल सेवाएं देना बंद कर दिया और जो वकील थे उन्होंने वकालत छोड़ दी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वर्ष 1922 में एक बड़ी ही दुखद घटना होती है, चोरा चोरी की घटना। चोरा चोरी की घटना एक हिंसावादी घटना थी जिससे आहत होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। सभी को फिर एक बार निराशा हाथ लगी। भगत सिंह का मन भी अहिंसा से उठ गया। भगत सिंह हिंसावादी थे, लेकिन ये नहीं कि वो अनैतिक थे, वो नैतिक थे। नैतिक के साथ साथ वो आस्तिक भी थे और उनकी एक बुक है, मैं नास्तिक क्यों हूं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। भगत सिंह ने आगे जाकर पार्टी का गठन किया। पार्टी थी इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिनमें उनके साथ थे चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल। लगभग ये सभी काफी क्रांतिकारी इकट्ठे हुए और उन्होंने पार्टी बनाई। वर्ष 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय के कहने पर भगत सिंह वहां गए और उनका विरोध किया। साइमन कमीशन लाहौर उतरा, लाला लाजपत राय ने नारे लगाए, साथ में भगत सिंह ने भी नारे लगाए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जा। तब एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी का नाम था स्कॉट। स्कॉट के आदेश पर लाठी चार्ज हो जाता है। वो लाठी चार्ज हो जाता है, तब लाला जी के सर में बहुत सारी लाठियां लगी, जिससे लाला जी घायल हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद लाला जी की मृत्यु हो जाती है, जिससे भगत सिंह, एक तो उनके गुरु और उन्हें पिता के समान मानते थे, भगत सिंह बड़े ही क्रोध से आग बबूले हो जाते हैं और शपथ लेते हैं कि मैं इसका बदला स्कॉट की मौत से लूंगा। भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर और सब मिलकर एक योजना बनाते हैं स्कॉट को मारने की। स्कॉट को मारने की योजना बनाते हैं। सब योजना बनाकर अगले दिन पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं। पुलिस स्टेशन को घेरने के बाद जैसे ही उन्हें लगा कि स्कॉट निकलने वाला है, लेकिन उस दिन वहां से असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सैंडर्स निकल कर आते हैं। पहचानने की कमी के कारण सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है और सैंडर्स की मृत्यु के बाद सभी वहां से भाग जाते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहती है। फिर भगत सिंह और राजगुरु एक अंग्रेज का वेशभूषा में और राजगुरु उनके नौकर के वेशभूषा में लाहौर, कलकत्ता जाने के बाद उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां चलती रहती है, लेकिन अंग्रेजों के हाथ लगी सिर्फ नाकामयाबी। अंग्रेज 1 साल तक कोशिश करते रहे, लेकिन भगत सिंह के पकड़ में नहीं आते। 1 साल के बाद बात थी लगभग 8 अप्रैल 1929 की। दिल्ली असेंबली में बम फेंका जाता है। दिल्ली असेंबली में बम फेंका जाता है और भगत सिंह का कहना होता है कि ये बम सिर्फ आवाज करने के लिए है, बहरों के कान खोलने के लिए है, जो कि जनता की मांगों को सुन नहीं रहे। इस तरह की बात भगत सिंह ने कही। भगत सिंह चाहते तो वहां से बम के धुएं से की आड़ लेकर भाग सकते थे, लेकिन भगत सिंह वहां से भागे नहीं और भगत सिंह ने अपने आप को गिरफ्तार करवाया। जेल गए। जेल में अनेक क्रांतिकारी गतिविधियां की, जैसे कि एक बार खाना जो अंग्रेज कैदियों को मिलता था और भारत के कैदियों को मिलता था, उनमें बड़ा ही अंतर था। इस खाने के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल की। यह भूख हड़ताल लगभग 64 दिन तक चली। अब एक महत्वपूर्ण बात, भगत सिंह ने लगभग 2 सालों में 2 साल वो कैद में रहे और उन्होंने 300 किताबें पढ़ दी। इस महान जो उन्हें प्रेरणा मिलती थी, वो कहना था कि ये प्रेरणा सारी की सारी उन्हें किताबों के जरिए मिली। भगत सिंह का फांसी का आदेश आ जाता है। सैंडर्स हत्याकांड के दौरान भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी सुना दी जाती है और फांसी का आदेश आता है। फांसी निश्चित की गई 24 मार्च 1931 में। 24 मार्च 1931 24 मार्च 1931 का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा था,
पूरे देश में एक रोष पैदा हो गया। सब जेल को घेरने का प्लान बनाकर वहां से पूरे देश से लोग इकट्ठे होने लगे और अंग्रेजों में एक भय सताने लगा अंग्रेजों को। धीरे धीरे जैसे ही फांसी का दिन नजदीक आएगा, कहीं हमारे लिए प्रशासन करना एक बाधा ना बन जाए, लोग भगत सिंह की डेड बॉडी के साथ जुलूस निकालें तो प्रशासन करने में बड़ी ही समस्या आएगी और हमारा प्रशासन व्यवस्था वो सारी की सारी अस्त व्यस्त हो जाएगी। जिस दिन भगत सिंह की फांसी होती है उससे एक दिन पहले फांसी देने का निर्णय लिया जाता है। भगत सिंह के माँ पिताजी मिलने के लिए आते हैं, उन्हें मिलने से रोक दिया जाता है, लेकिन भगत सिंह की माँ को एक बात याद आती है और वो बात होती है कि भगत सिंह लगभग जब 20 साल के थे वो अपने घर आए, उनकी माँ ने कहा कि बेटा अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। भगत सिंह ने कहा कि माँ आज मैं गुलाम हूँ, कल मेरी शादी होगी, मेरी पत्नी गुलाम होगी, फिर उनके बच्चे गुलाम होंगे, हमारे बच्चे गुलाम होंगे, तो मैं इस गुलाम जब तक मेरा देश गुलाम है मैं शादी नहीं करूंगा। मैं शादी करूंगा लेकिन वो माहौल कोई और होगा, वो जगह कोई और होगी, वो माहौल होगा फांसी का फंदा, मेरी मौत नाम की दुल्हन से मैं शादी करूंगा, मेरे बराती होंगे मेरे यार भक्त राजगुरु और सुखदेव। ये कहते हुए जब अंत समय आया, भगत सिंह को 23 मार्च शाम को 7:30 के लगभग फांसी देने के लिए बुलाया गया कि अब तेरी फांसी की बारी है, कोई आखिरी इच्छा हो तो बता। भगत सिंह ने कहा ये मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसका सिर्फ एक पन्ना बाकी है, अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ लूंगा। तो अंग्रेजों ने उन्हें उसकी परमिशन दे दी। भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे, किताब पढ़ते पढ़ते और जैसे ही अंग्रेजों ने बुलाया वो चल दिए। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जा रहे थे, साथ साथ गाना गुनगुना रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जब फांसी देने का वक्त आया, पूछा गया आखिरी इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा बताइए। तो भगत सिंह ने कहा मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरे हाथ खोले हो, मेरे सर पे काला कपड़ा ना हो। क्यों? वो दिखाना चाहते थे कि भगत सिंह कभी मौत से घबराया नहीं, इसलिए। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें इसका ये करने की परमिशन नहीं दी और भगत सिंह ने खुशी खुशी इनकलाब जिंदाबाद का नारा जयघोष करते हुए फांसी का फंदा चूम लिया और उनकी सांसें थम गई। तो ये थे हमारे वीर पुरुष